अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं जब ज़मीन पर रेंगने वाले नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़ों को देखता हूँ तो खौफ की अनजानी सी लहर मेरे वजूद में सरायत कर जाती है। मेरा बदन पसीने में शराबूर हो जाता है। मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब और भयानक तस्वीरें नाचने लगती हैं और मुझे वो हौलनाक बिच्छू याद आने लगता है जो 3 बरस कबल मेरे एसाब पर किसी बदरू की तरह मुसल्लत था। वो बिच्छू क्या था, उसकी हकीकत क्या थी? वो जिंदा वजूद रखता था या महज मेरे लाशऊर की पैदावार था? मैं आज तक अपने इन सवालात का जवाब ना पा सका। कभी कभी तो उस जहरीले कीड़े के बारे में सोचते सोचते मुझे अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस होने लगती हैं और मैं खौफजदा होकर पुरहुजूम तफरीही मुकामात का रुख कर लेता हूँ। मुझे हर आन ये धड़का लगा रहता है कि कहीं वह मूजी और शैतान सिफ्त अकरब दोबारा मुझ पर मुसल्लत ना हो जाए। उस नन्हे लेकिन खूंखार और कीना परवर अकरब की कहानी बड़ी हैरतनाक और पुरस्रार है। वह बिल्कुल ही गैर महसूस तरीके पर मेरे ख्यालात की दुनिया में दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एक मादी पैकर बनकर मेरी पूरी शख्सियत पर काबिज हो गया। मुझे उसकी बदमाशियों का इल्म हुआ और मैंने उससे निजात पानी चाहिए तो वो मुझ पर अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत कर चुका था। उसने खुलकर अपनी फितरत के नफरत अंगेज मुजाहरे किए और मैं उसके शिकंजे में बेबस होकर रह गया। अब से सिर्फ 10 बरस पेशतर मैं पारहूती की हसीनो शादाब वादी में अपनी तातीलात गुजार रहा था। वहाँ चिनार के दहकते हुए दरख्तों और फलक की रिफतों को छूती पहाड़ी बुलंदियों के दामन में मुझे ऐसा गहरा सुकून मिलता कि इस वादी से बाहर निकलने को दिल ही ना चाहता। वो वादी तकरीबन 6000 मुरब्बा मील के रकबे पर मुश्तमिल थी। उसकी कुल आबादी सिर्फ 300 नफूस तक महदूद थी। अबू हसनात इस वादी के बसने वालों का सरदार था। जिस रोज़ मैं अपनी गाड़ी में वहां पहुंचा, अबू हसनात के वसी डेरे पर जमा खाना बदोश हिजान अंगेज आवाज़ों में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी में से बस्ती के सराय पर नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां दरवाज़ा बंद था और अंदर घोर तारीकी फैली हुई थी। शायद सराय की उधेड़ उमर मालका भी कहीं गपशप लड़ाने गई हुई थी। इस इलाके के खाना बदोशों के बारे में मैंने अजीब अजीब किस्से सुने थे। उनके शौक भी उन्हीं की तरह नाकाबिले फहम हुआ करते। लिहाजा मैंने हॉर्न बजाकर या सरदार के डेरे पर पहुंचकर उस जमी हुई महफिल को बरहम करना मुनासिब ना समझा और गाड़ी उस छोटी सी बरसाती झील की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी जो उन अतराफ में शैतानी मस्कन के नाम से मशहूर थी, क्योंकि उस झील के बारे में इलाके के पुराने बासी कस्में खा खा कर अजीब कहानियां सुनाते थे। अभी मैं कच्चे रास्ते पर जरा दूर ही गया था कि एक जगह अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग काटते हुए मुझे रोशनी में एक औरत नजर आई। वो इस अंदाज में कच्ची जमीन पर पड़ी थी जैसे उसे कोई वहां फेंक गया हो। झील की तरफ जाने वाली उस वीरान गुजरगाह पर उस औरत की मौजूदगी ही मेरे शुबहात के लिए काफ़ी थी, जबकि वो तो बेहिस्सो हरकत नजर आ रही थी। मैं गाड़ी रोककर उसका इंजन बंद किए बगैर नीचे उतरा और उस जवां सा लड़की के नज़दीक पहुंचा तो मेरे कदम यक बयक ज़मीन पर जम कर रह गए। जर्द चोली और साड़ी में मलबूस उस हसीनो जमील लड़की के शहाबी चेहरे पर मौत का अब्दी सुकून था। उसकी पसलियों के नीचे पेट पर एक गहरा और ताज़ा जख्म था जिसकी लंबाई कम से कम 2 इंच रही होगी। उस गहरे जख्म से अभी तक खून बह बह कर ज़मीन को रंगीन कर रहा था। रात के सन्नाटे में शैतानी झील की तरफ जाने का हौसला न कर सका और बड़े बौखलाए हुए अंदाज में बस्ती की तरफ रवाना हो गया। अबू हसनात के डेरे का जमाव खत्म हो चुका था और लोग खुश गपियां करते इधर उधर आ जा रहे थे। मैं सराय के नज़दीक पहुंचा तो वहां बदस्तूर सन्नाटा था। अभी मैं परेशानी के आलम में अपने क़याम के इम्कानात का जायजा ले ही रहा था कि एक शाह सवार धूल उड़ाता मेरी कार के बिल्कुल नज़दीक आकर ठहरा और उस इलाके के मखसूस लहजे में गर्मजोशी से बोला, सरदार ने तुम्हें देख लिया है। यह सराय 2 दिन पहले बंद हो चुकी है और 90 दिन से पहले नहीं खुलेगी। तुम जब तक चाहो सरदार के मेहमान रह सकते हो। शुक्रिया दोस्त। मैंने खिड़की से सर निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी रिहाइश की इतनी फिक्र नहीं है जितनी उस औरत की लाश की है जो शैतानी झील के रास्ते में पड़ी है। शैतानी झील का नाम सुनते ही वो कासिद सरासीमा हो गया। उसकी सारी खुशकल्की एकदम रुखसत हो गई और वह मुंह बनाकर तल्ख लहजे में बोला, तुम्हें उधर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? जरूरत नहीं मेरे दोस्त। मैंने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा, मैं सरदार हसनात के डेरे का जमाव खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उधर निकल गया। मैं नहीं समझा। वो घोड़े की रासों को खींचते हुए बोला। उसकी आंखों में शुबहात की परछाइयां लरज रही थीं। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे पूरा वाकया सुनाया। थोड़ी देर बाद मैं सरदार अबू अल हसनात के डेरे पर मौजूद था। वह बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज शख्स था। कासिद ने उसे अलहदा ले जाकर मेरे बारे में कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सरदार दोबारा मेरे पास आया तो उसके रवैये में वही पहले सी गर्मजोशी थी। आज बड़ा अजीब किस्सा हुआ।
सरदार ने कावे की प्याली बनाकर मुझे देते हुए कहा, मेरा एक नादिर नायाब शिकार मुझे धोखा देकर निकल गया। शिकार? वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। पिछले अहाते में मैंने सैकड़ों बिच्छू पाले हुए हैं। मुझे बिच्छुओं को लड़ाने का शौक है। दो दिन पहले एक खौफनाक स्याह और जर्द बिच्छू पार होती की इस आबादी में घुस आया। वह बहुत जहरीला और मुज़ी था। उसने सराय की मालका को डसकर हलाक कर दिया। सराय उसके सोग में अब 90 दिन तक बंद रहेगी। वो बेचारी बड़ी नेक औरत थी। मैंने अपने खानदानी तरीकों से उस मूजी और जालिम बिच्छू को कैद कर लिया। तुमने कुछ देर पहले मेरे डेरे पर जो हजूम देखा था, वो उसी कातिल बिच्छू का मुकाबला देखने आया था। आज मैं उसे अपने सबसे चालाक बिच्छू से लड़वा रहा था। उस कातिल ने मेरे 3 बरस के पालतू बिच्छू को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। फिर इससे पहले कि हम उसे दोबारा कैद करते, वह मजबूत जाल तोड़कर भाग निकला। कुछ पता नहीं वो किधर गया और अब किसको अपने खूंखार हमले का निशाना बनाएगा। सरदार हसनात इतना कहकर खामोश हो गया। उस बिच्छू का तज़किरा सुनकर मुझ पर खौफ सा तारी हो गया और मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो बदहैयत बिच्छू अपनी बदवज़ा टांगों के सहारे मेरे बदन पर रेंगता ऊपर चढ़ रहा है। मुझे एक शुबा है। सरदार हसनात ने एक बार फिर सकूत तोड़ा। क्या? मैं चौंक कर उसका मुंह तकने लगा। तुम खौफजदा हो मेरे मेहमान। सरदार गौर से मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। इस हसीन और सरसब्ज वादी में जहां हर तरफ कुदरती हुस्न बिखरा पड़ा है, वहां अजीब और पुरस्कार चीज़ों की भी बहुतात है। अगर तुमने इन बातों का असर लिया तो अपनी छुट्टियां सुकून से ना गुजार सकोगे। तुम अपने किसी शुबे का जिक्र कर रहे थे। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, वो जल्दी से बोला। तुम कहते हो कि झील वाली लड़की की पसलियों के नीचे पेट में लंबा सा जख्म है। मुझे शुबा होता है कि कहीं वो लड़की उसी गुमशुदा बिच्छू का निशाना न बनी हो। सराय वाली बुढ़िया के भी ऐसा ही जख्म आया था। लेकिन कोई बिच्छू इतना गहरा और लंबा जख्म कैसे लगा सकता है? मैंने हैरत से कहा। रात में कोई झील का रुख नहीं करता। बूढ़ों से सुनते हैं कि उधर आवारा रूहों का मस्कन है। सुबह के उजाले में लाश देखकर ही मैं कुछ कह सकूंगा। वैसे फरार होने वाला बिच्छू बहुत पुरस्कार और ताकतवर है। उसने मेरे पालतू बिच्छू पर हावी होकर उसके टुकड़े कर डाले। सरदार हसनात ने ज़ुमाइनी लहजे में कहा। मैं दिल ही दिल में कांप कर रह गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो नामालूम बिच्छू अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी खोपड़ी में रेंग रहा हो। सरदार, तुम्हारी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं। अरे तुम तो बड़े कमज़ोर दिल निकले। सरदार ने बेतकल्लुफी से मेरे शाने पर हाथ मारकर कहा। अच्छा, ज़रा उस लाश का हुलिया तो बताओ जो तुमने झील की तरफ देखी है। मुझे अभी तक बस्ती की किसी औरत के लापता होने की खबर नहीं मिली। मैंने जहन पर जोर देकर उस औरत का हुलिया दोहराया। मेरी बात पूरी होने पर सरदार उछल पड़ा। कसम अपने रब की, ये तो लैला का हुलिया मालूम होता है। तो आखिर वो यहूदन अपने किए की सजा को पहुंच गई। फरते जोश से सरदार का चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। मुझे पहले से उस पर शुबा था। मैं उसके सर पर नहूसत की काली बलाएं मंडलाती देख रहा था। वो जानवरों को अपने बिस्तर में सुलाने और बिच्छुओं से अपने रुखसार पर डसवाने की आदी थी। फिर वही बिच्छुओं का जिक्र। मुझे सरदार के डेरे से खौफ सा आने लगा। मेरे दिल की धड़कनें नाहमवार होने लगी और हलक खुश्क होने लगा। सरदार ने जिस अंदाज में लैला का तज़किरा किया था, उससे जाहिर होता था कि वो यहूदन उसके नज़दीक नापसंदीदा थी। लैला कौन थी सरदार? मैंने धीमी आवाज़ में सरदार से पूछा। मेरे साथ आओ। सरदार सरगोशी के अंदाज में ये कहता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बेहद चौकन्नी हो गईं और उसके चेहरे पर पुरजोश सुर्खी छाई हुई थी। मैं कुछ ना समझने के अंदाज में ज़मीन पर बिछे हुए कालीन से उठ गया। सरदार ने मेरा हाथ थामा और सरकंडों से बने हुए डेरे से बाहर निकल आया। उसे डेरे के अकब में जाते देखकर मैंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन सरदार का इज़्तिराब देखकर जुबान खोलने की हिम्मत न कर सका। डेरे के अकब में चटाइयों से बना हुआ एक झोंपड़ा मौजूद था, जिसका दरवाज़ा मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ था और बाहर एक कवि हैकल मुकामी बेचैनी से टहल टहल कर पहरा दे रहा था। सरदार को देखते ही उसने फुर्ती से सर झुकाकर उसे ताज़ीम दी और मुअद्दब खड़ा हो गया। अभी वो क्या कर रही है? सरदार ने निगाहबान से धीमी आवाज में पूछा। बस जिंदा है सरदार, उसने आहिस्ता से कहा। इससे आगे मुझे नहीं मालूम। वो हसीन है और जवान भी, बार बार मुझे गुनाह पर उकसाती है, लेकिन अभी पर उसकी हम बिस्तरी हराम है। मैं उसके नज़दीक भी नहीं जाता। ऐसा न हो कि तन्हाई में उसकी अदाएं मुझे अंधा कर दें और मैं तेरे इस नमक को फरामोश कर बैठूं जो मेरे खून की हर बूंद और मेरे बदन के हर रेशे में शामिल है। तू ऐसा ही फरमाबरदार है। सरदार ने तहसीन आमेज अंदाज में उसके शाने थपथपाए। ज़रा दरवाज़ा खोल, मैं उसे देखूंगा। अभी मेरा बहुत वफादार गुलाम है। इसने पारहुती के सारे कुत्तों को महज इसलिए हलाक कर दिया कि वो मेरे घोड़े की टापें सुनकर भी ऊंची आवाज़ में भौंकते थे।
सरदार मुझे बता रहा था और अभी तेजी के साथ दरवाजे की रस्सियां खोल रहा था। अभी क्या तुम अंदर आ रहे हो? सरकंडों की सरसराहट में अंदर से एक सहमी हुई नुस्वानी आवाज उभरी। अभी ने किसी गजबनाक घोड़े की तरह जमीन पर पैर मारे और नथने फुलाकर घुराया, लानत हो तुझ पर। मैं अंदर जरूर आ रहा हूं, लेकिन तू मुझ में सोए हुए हैवान को न जगा सकेगी। अंदर से दबी दबी सिसकी उभरी और एक मर्तबा फिर सन्नाटे में सिर्फ सरकंडों की सरसराहट बाकी रह गई। हालात इस कदर पुरस्कार और पेचीदा थे कि मैं कोशिश के बावजूद इस दहशत पर गालिब ना आ सका जो तेजी के साथ मुझे नाकारा बनाती जा रही थी। जब दरवाज़ा खुला और सरदार मेरा हाथ थाम कर अंदर दाखिल हुआ तो मोमी शमों की रोशनी में एक हौलनाक मंजर मुझे नजर आया। फर्श के एक हिस्से पर जानवरों की आंतों से बने हुए एक जाल में सैकड़ों हैबतनाक और खून आशाम बिच्छू रेंग रहे थे। उनसे नजर हटी तो एक गोशे में एक खूबसूरत लड़की पर निगाह पड़ी, जिसकी नाक में एक सुनहरी कील चमक रही थी। जैसे ही मैं तारीकी से निकलकर रोशनी के हाले में आया और उस हसीन लड़की ने मेरी जानिब देखा, वो दहशतज़दा आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी नज़रें मेरी खोपड़ी पर जमी हुई थीं, जैसे उसे वहाँ कोई हैबतनाक चीज़ नज़र आ रही हो। खामोश! सरदार पुरजलाल आवाज़ में गुर्राया, इसे बाहर ले जाओ। यहूदा मुझ पर अपना रहम करे। देखो, इसके सर पर बिच्छू सवार है। मैं उसे देख रही हूँ और वो मेरी घात में है। वो मेरी जानिब इशारा करते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोली। सरदार तेजी से मेरी जानिब घूमा, मेरा हाथ बेख्तियार अपने सर पर गया। मैं खौफ और दहशत के बावजूद फीके फीके अंदाज में मुस्कुरा दिया। मेरे सर पर किसी चीज का वजूद नहीं था। मैंने अपना हाथ नीचे गिरा लिया। तेरी बहन आज मारी गई, सरदार ने उस लड़की की हालत की परवाह किए बगैर बेरहमाना लहजे में कहा। वो काले बिच्छुओं की मलका थी, उन पर हुक्म चलाती थी, लेकिन आज एक बिच्छू ने उसे मार दिया। उसे काबू में लाने के लिए मैंने तुझे यरगमाल बनाया था, लेकिन अब तू आज़ाद है क्योंकि वो मर चुकी है। उसका सहर उसी के लिए जानलेवा साबित हुआ। सुबह मैं खुद उसकी लाश देखूंगा, फिर इस झोंपड़ी का दरवाजा खुल जाएगा तो तू आज़ाद होगी। लैला मर गई, लड़की ने दहशतज़दा होकर चीख मारी और जमीन पर गिर गई। उसकी कर्मनाक सिसकियां फिजा को बोझल बनाने लगी। जाल में कैद बिच्छुओं में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई और वह हल्की हल्की करीह आवाजें निकाल रहे थे। ये मेरे बिच्छुओं की परवरिश गाह है, सरदार उस लड़की को नज़रअंदाज करते हुए मुझे बताने लगा। इनमें से बाज बिच्छू इतने जहरीले और खून आशाम हैं कि उनके डंग से पत्थर चिटक कर स्याह पड़ जाती हैं, लेकिन लैला और सरायदार बुढ़िया के कातिल को इनमें से कोई जेर ना कर सका। मुझे अपनी दिमाग में फिर कोई चीज सी रेंगती हुई महसूस होने लगी, जो कभी कभी मेरी खोपड़ी को खुरचने लगती। मेरे हाथ कई बार अपने सर पर पहुंचे, लेकिन कोई चीज गिरफ्त में ना आ सकी। सरदार, मैंने खौफजदा आवाज में उसे मुखातिब किया, जरा देखो मेरे सर पर क्या सवार है। ये कहते हुए मैंने अपना सर उसके आगे झुका दिया। कुछ भी नहीं, सरदार ने मेरे बालों में उंगलियां फेरने के बाद कहा। इस लड़की ने तुम्हें वहम में डाल दिया है। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाने लगा। मेरे बुजुर्ग शायद सच ही कहते थे। पारहूती पर काले बादल मंडला रहे हैं, ना जाने यहाँ क्या होने वाला है। सरदार, यहाँ से निकलो, मेरा दम घुट रहा है, मैंने मुस्तरबाना लहजे में उससे कहा। वह मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गया और अभी दरवाज़ा बंद करने लगा। वो रात मैंने सरदार के डेरे में नीम बेदारी की हालत में गुजार दी। जब भी गनूदगी तारी होने लगती, भयानक ख्वाबों का तसलसल मुझे आंखें खोल देने पर मजबूर कर देता। अगली सुबह सरदार झील की जानिब गया और वापसी में एक नुस्वानी लाश अपने हमरा लाया, जो अकड़कर स्याह हो चुकी थी। उसका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ, मरने वाली लैला ही थी। इस बस्ती के रिवाज के मुताबिक फौरन ही लैला का पेट चीर कर उसकी लाश उसके झोंपड़े में रख दी गई और झोंपड़ा बंद कर दिया गया ताकि उसके पेट में कोई बदरू न घुस सके। पारहूती में यह अकीदा आम था कि अगर मुर्दों का पेट चीर कर उन्हें 90 दिन तक उनके मकान में मुकफ्फल ना रखा जाए तो उनके पेट में बदरूहें पनाह ले लेती हैं। फिर सरदार ने लैला की बहन रजना को आज़ाद कर दिया। वो पागलों की तरह सर पीटती बस्ती की गलियों में निकल आई। इसके बाद सरदार के हुक्म से अभी उन जानवरों को कत्ल करने निकल गया जिनके बारे में शुबा था कि लैला उन्हें अपने बिस्तर में सुलाती थी। पारहूती में मेरा पहला दिन बहुत पुरस्कार और डरावने अंदाज में गुजरा। इसके बाद 7 रोज सुकून के साथ गुजर गए। मैं अक्सर सरदार के हमरा बस्ती के गिर्द फैले हुए सब्जाजारों की सैर को निकल जाता और शाम ढले वापस आता। इस दौरान में सरदार ने मुझे लैला और उसकी छोटी बहन रजना के बारे में बहुत सी बातें बताई। लैला और रजना दोनों सगी बहनें थीं और सरदार ने उन्हें कमसिनी में रहम खाकर एक नीलाम में खरीदा था और पारहूती लाकर उन्हें आज़ाद कर दिया। सरदार हमेशा से बिच्छुओं का रसिया था। लैला अक्सर उसके बिच्छुओं से खेलती थी और वह उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। सरदार को इस बात पर बहुत हैरत थी। जो जो लैला जवानी की सरहदों में कदम रखने लगी, उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां आम होने लगी। वह बस्ती के किसी मर्द के साथ इल्तफात से पेश न आती। लोगों ने बारहा उसे शैतानी झील में बरहना होकर जानवरों के हमरा गुसल करते देखा।
जबकि पारहुती वाले उस झील के नाम से ही डरते थे। फिर लैला की रातों की कहानियां फैलीं। सरदार ने कई मर्तबा उससे पूछा, लेकिन उसने कोई भी इल्जाम कबूल करने से इनकार कर दिया। 2 मर्तबा सरदार ने सख्त अल्फाज में लैला को डांटा और हर बार चंद ही घंटों बाद उस पर नामालूम बिच्छुओं ने हमला कर दिया। सरदार को उनके जहर का तोड़ मालूम था, वरना वो हमेशा के लिए लैला की राह से हट गया होता। फिर यूं हुआ कि सरेरा लैला पर आवाजें कसने वाले 3 सरकश जवान बिच्छुओं के कहर का निशाना बन गए। आखिर खौफजदा होकर बस्ती वालों ने लैला के मुंह लगना तर्क कर दिया। सरदार भी अपने शुबहात के बावजूद उससे बराह रास्त मुकाबले का हौसला न कर सका, क्योंकि वो सब शहर से बहुत डरते थे। जब लैला की हयासोज हरकतों के किस्से आसपास की आबादियों में पारहुती की रुसवाई का सबब बनने लगे और लोग पारहुती वालों को लैला के ताने देने लगे, तो सरदार ने मजबूर होकर लैला को बस्ती से निकल जाने का हुक्म दिया। लैला ने इनकार कर दिया। जरा ही देर बाद सरदार पर उसके एक पालतू बिच्छू ने डंक मारा और वह बामुश्किल बच सका। मजबूर होकर सरदार ने लैला की बहन को यरगमाल के तौर पर कैद कर लिया। उसका ख्याल था कि इस तरह लैला खुद ब खुद बस्ती से चली जाएगी, लेकिन उस यहूदन पर यह हरबा भी कारगर न हुआ। रजना की कैद को 22 दिन गुजरने के बाद आखिरकार लैला खुद भी एक बिच्छू का निशाना बन गई और यूं पारहुती वालों ने अपनी निजात पर इत्मीनान का सांस लिया। लैला की मौत के 10वें रोज मैं सरदार के डेरे पर गहरी नींद सो रहा था कि मेरी आंख खुल गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग में वही मानूस और सख्त चीज रेंग रही है जो मुझे पहले भी परेशान करती रही। मैंने हड़बड़ाकर बिस्तर छोड़ दिया। फिर जो ही मैंने अपने दाहिने हाथ से खोपड़ी का जायजा लेना चाहा, कोई सख्त चीज फर्श पर गिरने की खोखली आवाज तारीकी में गूंजी, जैसे कोई बिच्छू मेरे सर पर से नीचे कूदा हो। मैं दहशतज़दा हो गया। उसी वक्त मेरे शब ख्वाबी के लिबादे में सरसराहट हुई। कोई रेंगती हुई चीज मेरी टांग से टकराई। शायद वह मनहूस बिच्छू मेरे लिबास में घुस रहा था। मैंने तेजी से बदन को झटका दिया, लेकिन लिबास में वो सरसराहट बढ़ती रही। दहशत से मेरा हलक खुश्क होने लगा। साफ नजर आ रहा था कि वो पुरस्कार और घिनौना बिच्छू मुझे हरासा करने पर तुला हुआ था। मैंने शदीद घबराहट के आलम में एक एक करके अपने बदन से तमाम कपड़े उतार दिए। जब मैं आखिरी कपड़ा जमीन पर फेंक रहा था तो मेरे सर पर कोई जिंदा चीज आ गिरी। चीख मेरे हलक ही में घुट कर रह गई। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया, लेकिन वहां कोई चीज का पता ना था। अचानक मेरे दिमाग में दहशत के बावजूद ये तहरीक पैदा हुई कि सरदार हसनात सारी खराबी की जड़ है। वो जमीन पर एक बोझ बना हुआ है। उससे छुटकारा पाना मेरा और पारहुती वालों का हक है। यह पुरस्कार तरगीब मेरे ऐसा पर इतनी शिद्दत से तारी हुई कि मैं दबे कदमों सरदार के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। वो नामालूम बिच्छू अभी तक मेरी खोपड़ी खुरचे जा रहा था। सरदार अपने बिस्तर पर बेखबरी की नींद सोया था। मुझे इल्म था कि वो अपने सरहाने एक खंजर रखकर सोता है। मैंने बड़ी चालाकी और एहतियात के साथ सरदार के सरहाने से वो खंजर निकाला, उसका दस्ता थाम कर उसे सर से बुलंद किया और अपने दिमाग पर मुसल्लत किसी पुरस्कार वजूद की तरगीब पर वो खंजर पूरी कुव्वत से सरदार के बाएं पहलू में उतार दिया। सरदार के हलक से एक दबी दबी कराह निकली। उसका जवान और तवाना बदन तेजी से तड़पा। उसका सर बेजान होकर एक तरफ ढलक गया। मुझसे एक खून सरजद हो चुका था। मेरे दिलो दिमाग और एसाब पर किसी नामालूम कुव्वत की गिरफ्त कायम थी, लेकिन अब मेरा सारा हिजान और इस्तराब खत्म हो चुका था। मैं इस तरह मुतमईन और पुरसुकून था जैसे मैंने अपने मामूल के मुताबिक कोई काम किया हो। अचानक मुझे उस दोशीज़ा का ख्याल आया जो अपनी बहन की आवारगियों के यरगमाल में कैद की गई। उसका पुरशबाब बदन निगाहों के सामने लहराया और फिर किसी ने पुरस्कार तरीके पर तरगीब दी कि मैं उसे अपने हमरा पारहुती से निकाल ले जाऊं। वो मेरी मोहब्बत और मेरी इमदाद की मुस्तहिक है। मैं सरदार के खून में डूबा खंजर हाथ में थामे किसी सहरज़दा मामूल की तरह सरदार के डेरे से निकला और कुछ जाने बूझे बगैर एक तरफ चल पड़ा। मुझे कुछ इल्म ना था कि रजना कहाँ रह रही है, लेकिन मेरे कदम नपे-तुले अंदाज में बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद मेरे कदम खुद ब खुद सरदार के घोड़ों के अस्तबल की जानिब उठ गई। एक अजनबी को अपने दरमियान पाकर घोड़े बिद के हिन आए और अपने सुम जोर जोर से जमीन पर मारने लगे, लेकिन मैं बेखौफी से आगे बढ़ गया। अस्तबल के आखिरी सिरे पर घोड़ों के दाने की नांद में रजना सुकड़ी हुई सो रही थी। मैंने आहिस्ता से उसे जगाया। वो हड़बड़ा कर उठी और सरासीमा निगाहों से मेरे बरहना बदन को घूरने लगी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ रजना, मैंने खुश आमदाना लहजे में उससे कहा। यूं लग रहा था जैसे मेरी जुबान की मदद से मुझ पर छाया हुआ वही पुरस्कार वजूद बोल रहा हो जो अब तक मुझे उकसाता रहा है। तुम्हारी बहन मेरे लिए मोहतरम थी। वो मेरे हम नस्लों से अपने रुखसार चटवाती थी। वो मेरे लिए मुकद्दस थी, लेकिन मैं सरदार के डेरे से फरार हुआ तो मुझ पर खून सवार था। मैं अपने मस्कन की तरफ भागा तो शैतानी झील के रास्ते में लैला मिल गई। वो खाक में लिपटी हुई थी।
और कई गीदड़ उसका बदन चाट रहे थे। मुझ पर खून सवार था। मैंने अपने खौफनाक ढंग से उसे हलाक कर दिया। आओ अब मैं इसका अजाला करूं। डरो नहीं, मैं अब तुम्हारा हमदर्द हूं। वो खोए खोए अंदाज में नांद से बाहर आ गई। मैंने उसे अपने बाजू में ले लिया। दाने की बसांत के बावजूद उसके जवान बदन से खुमार में डूबी महक उठ रही थी। वह हुस्न की शहजादी लग रही थी। उसे हमरा लेकर मैं घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हुआ और सरदार के अस्तबल से निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। पथरीली जमीन पर घोड़े के सुमों से निकलने वाली चिंगारियां रात की तारीकी में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। रास्ता दुश्वार और तवील था, लेकिन घोड़ा भी बहुत सख्त जान था। वो अपनी मर्जी से एक तरफ दौड़ता रहा। ये सफ़र कई घंटे जारी रहा। जब सुबह के करीब सितारों की चमक कदरे मांद पड़ने लगी तो घोड़ा हमें लिए रोशनियों में डूबी एक पुरसुकूत बस्ती के नज़दीक पहुंच गया। मैंने रास्तें ढीली छोड़ दी। घोड़ा खुद बखुद एक वसी मकान के सामने रुक गया। यूं लग रहा था जैसे घोड़ा भी किसी नादीदा कुव्वत के इशारे पर अमल कर रहा हो। मैं सहमी सहमी रजना को लेकर घोड़े की पुश्त से उतर गया। वह जोर से हिनहिनाया। जमीन पर पूरी कुव्वत से अपने सुम टपके। उसी वक्त अंदर से किसी बूढ़े की लरसती आवाज़ आई। आज अंधेरे मुंह ही कोई मुसाफिर आया है। ठहरो भाई, मैं आता हूँ। जरा ही देर बाद एक सफ़ेद रेश बूढ़ा फाटक खोलकर सामने आ मौजूद हुआ। मेरे बरहना बदन पर नजर पड़ते ही वो चौंका और अपनी चादर मेरी तरफ उछाल दी। खस्ता हाल मालूम होते हो, शायद रास्ते में लुटेरों ने तुम पर सितम ढाया है। हाँ मोहतरम बुजुर्ग, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। बड़ी मुश्किल से अपनी जान और इस लड़की की इज्जत बचा सका हूँ। अंदर आ जाओ, मेहमान खुदा की रहमत होती हैं। बूढ़े की आवाज़ में हमदर्दी से मटाई। मैं अपने बदन को चादर में छुपाता उसके पीछे हो लिया। इस मकान में घुसते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर छाया हुआ वो गैर मरई बोझ हट गया हो, जो अब तक मुझे तरगीब और रहनुमाई देता रहा था। उससे निजात मिलते ही मुझ पर खौफ और नदामत तारी होने लगी। मुझे सरदार के कत्ल का एहसास परेशान करने लगा। मेरा जी चाहा कि इस बूढ़े के पैरों में गिरकर सारी कहानी दोहरा दूं। इससे कह दूं कि मैं एक मूजी के चुंगल का शिकार हुआ हूं। लेकिन इंतकाम और सज़ा का खौफ मेरे उन जज्बों पर गालिब आ गया और मैंने अपनी जुबान बंद ही रखी। रात में सफ़र की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी मेरे बच्चों? नरम बिस्तरों पर पहुंचाने के बाद बूढ़े ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं समाल में अबूदा की बस्ती से एक बेनाम आबादी के लिए रवाना हुआ था। रास्ता भटकने के सबब इस राह पर आने के लिए बड़ी मुसीबतों के बाद हमें आप जैसा मोहसिन मिला है, मैंने नरम आवाज़ में कहा। बहुत दूर से आ रहे हो? बूढ़े की आवाज़ में हैरत थी। रास्ता कैसे भटक गए? घोड़ा भी दक गया था, मैंने नरम आवाज़ में कहा। जब तक चाहो यहाँ रुके रहो, मैं अपने आदमियों की हिफाजत में तुम्हें अबूदा भिजवा दूंगा। नहीं मेरे मोहसिन, मैंने मायूसाना आवाज़ में कहा। अब हम उधर का रुख नहीं कर सकेंगे। ज़रा देर दम लेने के बाद यहाँ से जहाँ किस्मत ले जाएगी चले जाएंगे। अबूदा वालों के रस्म व रिवाज अनोखे हैं। इस लड़की के बदन को नामहरमों के हाथ लग चुके हैं। अबूदा में इससे जिंदा रहने का हक छीन लिया जाएगा और जिंदगी की तवील दौड़ में मैं तन्हा रह जाऊंगा। नहीं नहीं, बूढ़ा जल्दी से बोला, तुम यहीं रहोगे। ये बस्ती बहुत मेहमान नवाज है, मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगा। वह बूढ़ा और उसकी बस्ती के रहने वाले वाकई बहुत मेहमान नवाज थे। दूसरे ही दिन उन्होंने मिट्टी गारे और पत्थरों से मेरे लिए एक अलहदा मकान तामीर कर दिया। ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। फिर मैं रजना को हमरा लेकर उस मकान में चला गया। 5वें दिन बस्ती में एक मुसाफिर के जरिए एक रूह फरसा खबर पहुंची। पारहुती के सरदार अबू हसनात की मौत के अगले रोज़ ही उसके पालतू बिच्छुओं ने आंतों के जाल तोड़ दिए और बस्ती में हर तरफ मौत की गर्म बाजारी फैल गई और उन बिच्छुओं ने पारहुती वालों में एक बच्चा भी जिंदा नहीं छोड़ा। सरदार की मौत के बाद वो कुव्वत ख़त्म हो गई जिसने बिच्छुओं को काबू में लिया था। और फिर लैला की आवारा रूह या उसके कातिल मफरूर बिच्छू ने पारहुती वालों से लैला की रुसवाई का इंतकाम ले लिया। लैला की बहन को इस नामालूम कुव्वत ने मेरे ज़रिए बचा लिया था। मैं किसी नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर रजना को अपने हमरा ले तो आया था और इस नई बस्ती में उसे अपनी बीवी भी जाहिर कर दिया, लेकिन मेरा दिल उसकी जानिब रग़बत नहीं रखता था। रजना ने कई बार मेरी आगोश सजानी चाहिए, लेकिन मैं उसकी जानिब माइल ना हो सका। उसे देख देख कर मुझे उन पुरहौल लम्हों की याद सताने लगी जब वह पुरस्रार बिच्छू मेरे दिमाग पर मुसल्लत होकर मेरी खोपड़ी खुरचने लगता था। मुझे हर लम्हे यह खौफ सताता कि ना जाने वह मूजी कब दोबारा मुझ पर मुसल्लत हो जाए। नए माहौल में आबाद होने के बाद 3 मरतबा वो बिच्छू मेरे असाब पर सवार हुआ। तीनों मरतबा उसने मेरी मर्जी के खिलाफ गैर इखलाकी और इंसानियत सोज कामों पर उकसाया। मैंने हर बार अपनी कुव्वत इरादी के सहारे उसकी तरगीब मानने से इनकार करना चाहा, लेकिन वह बहुत मूजी था। मैंने अपने दिमाग की गहराइयों में उसके डरावने डंक की चुभन महसूस की और अजियत से बेचैन हो गया।
इस तकलीफ से हर बार उसी वक्त छुटकारा मिला जब मैंने उसकी तरगीब पर अमल कर लिया। 2 मरतबा उसने मुझे रचना के बदन से खेलने पर मजबूर किया और तीसरी बार उसने मुझ पर एक जेवर की चोरी के सिलसिले में जबर किया जो रचना को बहुत पसंद था और बस्ती की एक औरत के गले की जीनत। जब रचना ने मेरी जानिब से मुसलसल बेरुखी का मुजाहरा देखा तो मेरी लाइल्मी में एक खूबरू जवान से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। मुझे इस हकीकत का उस वक्त इल्म हुआ जब रचना के बदन में एक नया वजूद अंगड़ाइयाँ लेने लगा। मैं जानता था कि दू बदू बात करके उसे कायल न कर सकूंगा, क्योंकि गुनाह शायद उसके खमीर में शामिल था। मुमकिन था कि वह हठधर्मी पर उतर आए। मैं खामोश रहकर मौके की घात में रहा। एक रोज़ वो सो रही थी और मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मुझे अपना शहर और अपनी महफिलें याद आ रही थीं। मैंने एक वज़नी पत्थर उठाया और सर कुचल कर रचना को हलाक कर देने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा। ऐन उसी वक्त फर्श पर एक बड़ा सा बिच्छू नजर आया जो अपना डंक ऊपर उठाए मेरी जानिब मुतवज्जा था। दहशत के बायस पत्थर मेरे हाथ से छूट गया और मेरे कदम लड़खड़ा गए और इसी के साथ वो बिच्छू नामालूम तरीके पर गायब हो गया। मैं अपनी बेबसी पर बहुत परेशान था। मुझ पर हर वक्त एहसाबज़दगी सवार रहने लगी। जब रचना बेदार हुई तो मैं उसके पास पहुंच गया। उसने मेरी उदास और वीरान आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तुम कौन हो रचना? मैं तुम्हारे मूजी मुहाफिज से तंग आ चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे मेरा सुकून लौटा दो। मेरा शहर और मेरे दोस्त मुझे पुकार रही हैं। इस माहौल में मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे दिल का गुबार एकदम अल्फाज में ढल गया। तुम मेरी जिंदगी में मुझे तन्हा ना छोड़ सकोगे, वो संजीदगी से बोली। वो मेरी बहन का कातिल और मेरा मुहाफिज है। अगर तुमने फरार होना चाहा तो वो तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगा। ओ खुदा! मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सुनो, रचना ने मुझे मुखातिब किया, बस 2 महीने की बात है, फिर मैं अपने उस बच्चे की मां बन जाऊंगी जिसके बाप तुम नहीं होगे। मेरी तन्हाई खत्म हो जाएगी। इसके बाद शायद तुम अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस लौट सको। बस 2 महीने। मेरे मुंह से मुसरत आमेज चीख निकली और रचना का सर अस्बात में हिलने लगा। ये 2 महीने कदरे सुकून से गुजर गए। फिर तीसरा महीना आ लगा और आखिर एक रोज रचना दर्द में मुब्तला हो गई। बस्ती की दाया ने उसके बिस्तर के गिर्द चादरों का पर्दा तान दिया। रचना की दर्द आमेज कराहें फिजा को बोझल करने लगी। मुझे उन कराहों के अकब से अपनी जिंदगी की नवीद तुलू होती नजर आ रही थी। रचना 2 रोज दर्द में मुब्तला रही और अपनी बच्ची की पैदाइश के दौरान ही चल बसी। यह हादसा मेरे लिए खुशबख्ती की अलामत साबित हुआ। रचना की लाश नदी में बहा दी गई। उसकी बच्ची दाया की निगरानी में दे दी गई और मैं अपनी रवानगी के बारे में गौर करने लगा। रचना की वफात के बाद 7 रोज गुजर गए, लेकिन मुझे उस हौलनाक बिच्छू की जानिब से कोई तरगीब नहीं मिली। आखिर मुतमईन होकर मैंने बस्ती के लोगों के सामने अबूदा चले जाने का ख्याल पेश किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी वापसी की रुकावट सिर्फ रचना थी। अब उसकी मौत के बाद मैं वापस वहां जा सकता हूं। फिर एक रोज मैं रचना की लड़की को हमरा लेकर वहां से रवाना हो गया। अबूदा जाने वाले रास्ते पर काफी दूर तक लोग मेरे साथ आए। जब मैं उनसे इतनी दूर निकल आया कि वो मेरी निगाहों से ओझल हो गए तो मैंने घोड़ा दूसरे रास्ते पर डाल दिया जो मुझे अपने शहर तक ले जाता था। रचना की मौत के बाद उस बिच्छू ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। रचना की लड़की को मैंने मोहब्बत से परवान चढ़ाया क्योंकि वो मासूम थी। अपनी माँ के गुनाह में उसका कोई हिस्सा नहीं था। रचना की लड़की आज जवान है, उसकी शादी हो चुकी है, वो 2 बच्चों की माँ है। उसमें बस एक कमजोरी है जो मुझे बार बार अपने माजी के उस पुरहौल बाब की याद दिलाती है। वो बिच्छुओं का जिक्र बड़े शौक से सुनती है। इस उम्र में भी उसके पास तस्वीरी और प्लास्टिक के बिच्छुओं का खासा जखीरा है, लेकिन जिंदा बिच्छुओं से वो बहुत डरती है, बिल्कुल मेरी तरह, ना जाने क्यों।